हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सूर्यजागम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। जवानी का जोश और लालच दो ऐसी चीजें हैं जो टकरा जाए और मिल जाए तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर सकती है। और उसी में अगर तंत्र साधना की सबसे खतरनाक शक्ति एक कच्चा कलवा भी आ जाए तो फिर बात कंट्रोल से बाहर चली जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आज के इस इंसिडेंट में, जो हमारे साथ शेयर किया है सूरज चौधरी ने, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश के एक टाउन किरौली से बिलोंग करते हैं। यहाँ जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ है वो इनके पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के साथ हुआ। अब ये जो किरौली एरिया है, वहां के आसपास के जितने भी गांव है वहां पर जाटों का दबदबा है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो जाट भाई हैं वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, थोड़े से, और वो कभी भी किसी की दबेल में नहीं रहते। और इसी वजह से गांव में छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई झगड़ा हो जाया करता था। और कुछ इसी प्रकार का सिस्टम इनके भी गांव में था कि वहां पर भी छोटी मोटी बात पर ही नोक झोंक लड़ाई तो यूं ही हो जाया करती थी। खैर, यहां जो इंसिडेंट हुआ है उनके घर से 2 घर छोड़कर इनके एक चाचा लगते थे, उनका है। उनका परिवार काफी अच्छा था, उनकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, बिल्कुल सीधे साधे आदमी थे। यहाँ जो भी कुछ हुआ वो उनके लड़के के साथ हुआ जिसका नाम था भंवर। सूरज के हिसाब से बहुत ही अजीब सी लेकिन बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। और ये सब कुछ तब हुआ जब सूरज की उम्र करीबन 14-15 साल थी। और ये सब कुछ हुआ भंवर के साथ जिसकी उम्र करीबन 17-18 साल के आसपास रही होगी। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमारे साथ उसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो, चाहे आपको लगता हो कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, और आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान डिस्कस कर सकते हैं। यह जो नंबर आपको दिया गया वो बिल्कुल जेन्युइन और बहुत सालों से इस काम को कर रहे हैं। तो अगर आपको या आपके परिवार में, आपके आसपास में किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। जैसे मैंने आपको बताया 17-18 साल की एज थी भंवर की, और वो उस टाइम पर काफी हेल्दी था, बिल्कुल स्ट्रांग, घर के सारे काम अकेले किया करता था। जानवरों का काम, खेत की रखवाली करना, खेत में काम करना, बाजार से सामान लाना, सारे काम वो अकेला घर के सिंगल हैंडेडली संभाल रहा था। लेकिन फिर अचानक से उसकी हेल्थ में चेंजेस आना शुरू हुए। एक दिन वो खेत से काम करके बस लौटा ही था कि घर में घुसते ही उसे एक दौरा आया। उसके हाथ पैर अकड़ गए, वो बुरी तरह से शिवर करने लगा और जमीन पर गिर गया। घर वाले और आस पड़ोस के लोग भागकर वहां पर आए, सबने उसे देखा और फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि शायद एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा है, इसके कुछ टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे। देखने पर भी सबको यही लग रहा था कि शायद ये मिर्गी का दौरा है। और डॉक्टर के बताए अनुसार इन लोगों ने टेस्ट करवाए, लेकिन सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल थे। उसकी एमआरआई भी करवाई गई थी, एमआरआई भी बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी और कहा कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, शायद ऐसे ही दौरा ट्रिगर हो गया होगा, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ भंवर ठीक होने की जगह और कमजोर होने लगा और उसके जो दौरे थे वो बढ़ने लगे। इससे पहले कभी ऐसी कोई घटना उसके साथ नहीं हुई थी, लेकिन घर में बैठे बैठे अचानक से उसको दौरे पड़ते और वो अचानक से गिर जाता। उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती और वो उस दौरे के अंदर भी वो हंसने की कोशिश करता। कुछ अजीब सा उसके साथ होने लग गया था। जैसे मैंने आपको बताया वो पहले काफी हेल्दी था, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी तबीयत खराब होती चली गई और अब उसकी हेल्थ भी डाउन होने लगी थी। उसके घर वाले भी काफी परेशान रहने लगे। और एक बार की बात है, उसके साथ फिर से वही दौरे वाला सीन हुआ और आसपास के जो लोग थे वो उसके घर पर गए उसे देखने के लिए। तो यहाँ पर सूरज और उसकी मम्मी भी उसके घर पर उसको देखने गए। सूरज ने अपनी आंखों से देखा कि वो जोर जोर से सांस ले रहा था और उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बाहर निकली हुई थी। उसकी मम्मी जोर जोर से रो रही थी, क्या हो गया मेरे बेटे को, अच्छा खासा था। घर के सभी लोग बहुत परेशान थे।
किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अच्छा खासा हट्टा-कट्टा लड़का इसको एकदम से क्या हो गया है। अब जब ये घटनाएँ और बढ़ने लगी, तो उसके घरवाले उसे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए कि यार ये डॉक्टर सही नहीं, इससे बीमारी पकड़ में नहीं आई, तो उसे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए। दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, आगरा के बेस्ट डॉक्टर्स को उसे दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स को दिखाने के बाद कोई भी इम्प्रूवमेंट ना हो तो आप कहीं और पहुंच जाए, लेकिन यहाँ इनके साथ जो हुआ वो इंसिडेंट मैं यहाँ पर ब्रीफ कर रहा हूँ। भंवर का जब भी कोई मेडिकल चेकअप होता तो उसमें सारी चीजें नॉर्मल निकलती, बेस्ट डॉक्टर से दिखाने के बावजूद उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया और उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया था और कुछ ही दिनों में उसने अपना बहुत सारा वजन लूज कर दिया था। ऐसे करते करते 1-2 महीने का टाइम निकल गया, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था और अब वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि वो अपने बेड से भी खुद से नहीं उठ पाता था, उसे एक सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। मेडिकल लाइन पूरी तरह फेल हो चुकी थी। इसी के साथ-साथ अब उसके साथ और अजीब-अजीब चीज़ें होने लगी। जैसा उसकी मदर बताया करती थी कि वो रात में एक छोटे बच्चे की तरह चीखता और अपनी माँ से कहता कि उसे चिताएं जलती हुई दिखाई दे रही है। उसके कंधों में बहुत दर्द है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके कंधों के ऊपर बहुत सारा वजन रख दिया हो और इसी वजह से वो हिल भी नहीं पाता है। और इतना ही नहीं, उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है। वो उसको देखकर हँसता रहता है। घर के किसी भी कोने में कभी भी वो उसको दिखाई देता है, कभी एकदम से भाग जाता है, कभी दीवार के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता है और बार-बार वो अपनी मदर से कंप्लेन करता कि उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है। ये कंप्लेन वो कई दिनों से कर रहा था, लेकिन शुरू में तो उसके घरवालों ने सोचा कि ये उसके मन का वहम है। लेकिन एक दिन की बात है, उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उसके घर वाले उसे गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहे थे और रास्ते में वो सबको घूर घूर कर देख रहा था और इसी के साथ साथ उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट वो होती है ना, जो किसी को देखकर आप यूं कहो, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। कुछ इस तरह की मुस्कुराहट भंवर के चेहरे पर थी। जब वो उसे गाड़ी में डाल के लाए थे तब उसकी हालत अलग थी, लेकिन जब गाड़ी में वो लेटा हुआ सबको घूर रहा था तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ और थे। उसे देखकर सबको ये पता चल चुका था कि इसके ऊपर कोई और चक्कर है। और जब इतने टाइम में मेडिकल से कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया, तो जिस कार में उसे लेकर गए थे उसमें उसके एक चाचा थे और उन चाचा को थोड़ी बहुत चीजों का आइडिया लग रहा था उसको देखकर। उनके साथ एक दो और उनके दोस्त थे और उन्होंने आंखों ही आंखों में बातचीत की और उनमें से एक आदमी ने दिमाग लगाया और चेक करने के लिए कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं, उसने एक तांत्रिक का नाम लिया। जैसे उसने तांत्रिक का नाम लिया, उसका नाम सुनकर भंवर हंसने लगा, एक अलग तरीके की हंसी। ये देखकर वो समझ गए कि चक्कर कुछ तो है। जिस इंसान की तबीयत अभी खराब पड़ी थी, एक तांत्रिक का नाम लेते ही वो हंसने लगा। फिर उसके बाद उन्होंने उस एरिया के एक बहुत ही फेमस, बहुत ही विद्वान तांत्रिक का नाम लिया और जैसे उसके सामने वो नाम लिया, वो एकदम से छटपटा उठा, वो घबरा गया और वो कार से कूदने की कोशिश करने लगा। ये देखते ही सब समझ गए कि चक्कर क्या है, यहाँ कोई मेडिकल चक्कर नहीं है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऊपर का चक्कर है। अब उसको सब लोगों ने टाइट से पकड़ लिया और उसको पकड़ के बैठ गए और सीधा उसे उन्हीं तांत्रिक के पास ले जाया गया जिनका नाम सुनकर वो छटपटा गया था। उसे तांत्रिक के कमरे तक करीबन 6-7 लोग पकड़कर लेकर गए। तांत्रिक ने उसे बैठने को कहा और उन्होंने उसे वहीं तांत्रिक के सामने बिठा दिया। वो जो तांत्रिक थे वो बहुत ही विद्वान थे, मतलब आप तांत्रिक बोल लो, साधक बोलो तो ज्यादा अच्छा वर्ड है, तो एक बहुत ही पहुंचे हुए साधक थे और भंवर को सामने देखकर, उसकी हरकतें देखकर वो समझ चुके थे कि यहाँ पर मैटर क्या चल रहा है। उन्होंने बाकी सब लोगों से मना कर दिया कि आप सब लोग बाहर जाइए, मैं देख लूंगा कि यहाँ पर क्या है। उनके साथ उनका एक शिष्य भी था। उन साधक ने सबको बाहर भेज दिया और रूम बंद कर लिया और लगभग आधे घंटे के बाद उन्होंने उनके घर वालों को अंदर बुलाया और भंवर के सामने कहा कि देखिए, इसके ऊपर किसी गलत तांत्रिक को पैसे देकर
एक क्रिया करवाई गई है। कोई है जो आपका बुरा चाहता है और इसलिए उसने आपके बेटे के अंदर एक एंटिटी का प्रवेश करवा दिया है। देखिए, मैं उस व्यक्ति का नाम तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन बस मैं इतना कह सकता हूं कि वो आपके आसपास का ही है। अभी देखो, मैं कहानी में यहां से आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग किसी से कंसल्ट करते हैं तो वो यही कहते हैं कि वो आपके आसपास का है, आपके परिवार का है। और इस वजह से कई परिवारों में ऐसी कलह, ऐसा क्लेश हो जाता है। देखो क्या होता है, अगर जैसे इस केस में तो चलो ये साधक जो थे वो जेन्युइन थे। कई बार आप ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हो जेन्युइन नहीं होते हैं और उन्हें आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है क्योंकि आपने उनको कंसल्टेशन के पैसे दिए हुए हैं। तो उस केस में वो क्या करते हैं, सिंपल सी एक बात बोलते हैं, कोई आपके परिवार का ही है। फिर आप उनको बताते हो कि हमको इस पर शक है, तो वो आपकी शक की सुई को और शार्प करते हैं कि हाँ यही होगा। और आपके परिवार में कोई भी थोड़ा बहुत अगर ऐसा मानता चिंता करता होगा तो आप उसके ऊपर शक करने लग जाते हो और उसकी वजह से कई बार परिवारों में लड़ाई हो जाती है। मैं सब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ, थोड़े टाइम पहले हुआ था। अब उसको ज्यादा वो तो नहीं करना चाहूंगा, पर हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने किसी से पूछा था कि भाई ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपके ही परिवार के किसी आदमी ने आपके ऊपर कुछ किया हुआ है। तो वो सीधे हमारे परिवार की तरफ आए कि मैंने आपको बताया मेरे दादाजी जो थे वो तांत्रिक और सारा उनकी साधक थे वो भी एक। तो वो उनसे आकर उनसे उनसे लड़ाई भी हुई उनकी। बट वो गलत था क्योंकि वो बहुत सही आदमी थे, उन्होंने कभी किसी के ऊपर ऐसा नहीं किया, इवन लोगों की प्रॉब्लम्स ही रिजॉल्व की है। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर भिड़ते ही आपसे कोई ऐसा कह रहा है कि आपके परिवार वाले ने किसी से करवाया है, हो सकता है करवाया हो, लेकिन जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो उनकी बातों पे आंख बंद करके विश्वास ना करें। समझे मेरी बात को? चलिए वापस से आते हैं कहानी पर। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके आसपास का कोई व्यक्ति है, आपका दुश्मन भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे आपकी लड़ाई हुई हो और अपना बदला लेने के लिए वो आपके बेटे को टारगेट कर रहा है। अब ये परिवार तो मैंने आपको बताया काफी अच्छा था, किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन हाँ एक घटना इस परिवार के साथ हुई थी। इन्हीं के गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया, ठीक है, तो मैं भी उनके नाम की बात नहीं करूंगा। तो वो इनके परिवार से बहुत जलता था और जलने का कारण था इनका एक प्लॉट। वो जो व्यक्ति था उसके घर के सामने इनका एक प्लॉट था और वो उस प्लॉट को हथियाना चाहता था। वो व्यक्ति बहुत ही लालची था और कुछ ना कुछ तिकड़म वो लगाता रहता था। जैसे उस प्लॉट में वो अपना ट्रैक्टर खड़ा कर दिया करता था, अपने मवेशी जो उसकी गाय भैंसे थी उनको उस प्लॉट में बांधा करता था और सारी गंदगी उस प्लॉट में ही पड़ी रहती थी। शुरू शुरू में तो इस परिवार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बाकी लोगों ने समझाया कि आज वो जानवर बांध रहा है, कल को वहां पर वो कुछ और काम करना शुरू कर देगा, अरे भाई वो तुम्हारे प्लॉट पे कब्जा करना चाह रहा है। तो इस बात को सुनकर भंवर और उसका परिवार उस आदमी से बातचीत करने गए। अब बातों ही बातों में माहौल गर्म हो गया और इनके बीच लड़ाई बढ़ गई, गाली गलौज शुरू हो गई और उसके बाद उस आदमी ने भंवर के सामने उसके पापा की गिरबान पकड़ ली और उनको गाली देने लगा। अब जैसे ही भंवर ने देखा वो 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान और इस उम्र में खून का उबाल तो कुछ अलग ही होता है। उसने आओ देखा ना ताव और सीधा आगे बढ़कर हाथों को खींच के एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ते ही वो आदमी सीधा जमीन पर नीचे गिर गया और फिर उसके बाद भंवर ने उसकी बढ़िया से धुलाई कर दी। उसने उस आदमी की नाक तोड़ दी, उसका पूरा चेहरा खूनम खून हो गया और भंवर के मम्मी पापा उसे रोक रहे थे, उसको बहुत डांटा, लेकिन जो होना था वो हो गया। भंवर ने अपना गुस्सा वहीं के वहीं निकाल दिया। बाकी लोग भंवर को पकड़ के उसके घर ले गए, लेकिन पूरे गांव के सामने जब उस आदमी की पिटाई हुई तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच चुकी थी और उसे ये तो क्लियर हो गया था कि सीधे रास्ते से तो वो इस परिवार से जीत नहीं पाएगा क्योंकि सामने भंवर खड़ा हुआ है और इसलिए उसने चुना एक टेढ़ा रास्ता। अब तांत्रिक ने इनको नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये लोग समझ चुके थे क्योंकि इसके सिवा इनका कोई और दुश्मन था ही नहीं। फिर उन्होंने उन साधक से, उन तांत्रिक से पूछा कि अब जो है वो ठीक है, पर बताइए कि ये क्या है और उसने क्या करवाया है, हमारा बच्चा ऐसा कैसा हो गया है। तो फिर उन साधक ने बताया कि ये एक कच्चा कलवा, जिसे कई लोग कच्चा मसान भी कहते हैं, वो है और करीब 2 महीने से इस लड़के पर चढ़ा हुआ है। लेकिन या तो आपकी किस्मत अच्छी है या फिर उस आदमी ने ही ये करवाया है
लेकिन ये इतना ताकतवर नहीं है कि इसे हटाया ना जा सके, वरना आपके लड़के की जान मुसीबत में आ सकती थी। और कुछ भगवान की कृपा भी है कि समय रहते आप मेरे पास आ गए, वरना कुछ दिनों में जिसने ये करवाया है वो आपके घर उसी तांत्रिक को भेजता जिसने इसके ऊपर ये सब किया है, और इसको ठीक करने के लिए, इसके हटाने के एवज में वो आपसे सौदा करता। उसका मकसद इस लड़के को मारना नहीं, इस लड़के को सबक सिखाना था जो उसने सिखाया है, और दूसरा वो आपसे इस लड़के को ठीक करवाने के बदले में किसी ना किसी चीज का सौदा करता। तो इनके जो माता पिता, उन्होंने कहा कि अब गुरुजी आप ही बताइए इसको ठीक कैसे करवाएंगे, आप इसे ठीक कीजिए कुछ भी करके। तो उन्होंने कहा मैं ठीक तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जाकर उससे लड़ाई करें, तभी इसी शर्त के ऊपर मैं इसको ठीक करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? बोला ऐसा इसलिए कि जिसके कर्म है, जैसे कर्म है वो भगवान देखेगा, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि उसने करवाया है वो बात सही है, लेकिन आपका इसके पास कोई सबूत नहीं है और इस बिना पर आप उससे लड़ नहीं सकते। तो अगर आप मेरी इस शर्त से राजी होते हैं तभी मैं इसका इलाज करूंगा, वरना आप देख लीजिए। अब मरते क्या ना करते। उन्होंने बोला ठीक है, भाड़ में जाने दो उसको, आप तुम्हारे बेटे को ठीक करो। तो उन्होंने उनकी शर्त मंजूर की और उसके बाद उन्होंने उसका इलाज शुरू किया। जो साधक थे उन्होंने कई जिन्नों को साधा हुआ था और तुरंत ही उन्होंने अपने एक अच्छे जिन्न को बुलाया। और वो जो जिन्न होते हैं उनसे भूत वगैरह बहुत डरते हैं। तो वो जो जिन्न आया उसने उस भूत को उसके शरीर से बाहर कर दिया और फिर उस जिन्नात ने उस आत्मा को उसके शरीर से बाहर कर दिया। बाद में तांत्रिक ने कहा कि इसका इलाज चलेगा लगभग 1 साल तक। पहले 6 महीने थोड़ा हाई इंटेंसिटी में चलेगा और फिर अगले 6 महीने तक लो इंटेंसिटी में। उन्होंने कहा कि उसको बहुत सारे परहेज करने पड़ेंगे, ये कहीं बाहर का नहीं खाएगा, ना ये कहीं जाएगा। 1 साल तक मतलब किसी के घर के खाना नहीं खाना है उसको, किसी के भी दूसरे के घर का, सिर्फ अपने घर का खाना खाएगा, ना किसी शादी में जाएगा। उसके बाद उस साधक ने उसके हाथ में एक ताबीज बांधा और कई और चीजें की और उनको घर भेज दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने उसको कुछ दवाई भी दी जो उसे दिन में 3 बार लेनी थी और इसके बाद सब कुछ समझाकर उन्हें उनके घर भेज दिया। ये सारे इंसिडेंट के बाद भंवर जो था वो काफी वीक हो गया था, लेकिन उसकी फैमिली ने उसकी बहुत अच्छे से केयर की। उस साधक ने जो दवाइयां दी थी वो उसने ली और उसके इलाज करने से वो पहले से भी ज्यादा हेल्दी और हट्टा कट्टा हो गया। उस व्यक्ति ने लालच में आकर किसी के बच्चे के साथ में ऐसा गलत हरकत की, ऐसा गलत हथकंडा उसने अपनाया कि शायद भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे और उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। भंवर और उसके परिवार ने उस इंसान को अपने हाल पर छोड़ दिया है कि आज नहीं तो कल उस इंसान को अपने किए की सजा जरूर जरूर मिलेगी। तो ये थी कहानी लालच और अपमान की, जहां पर एक इंसान जिसने एक परिवार की जमीन को हड़पने की कोशिश की और जब उस परिवार के जवान बेटे ने उस इंसान को सबक सिखाया तो उसने गलत रास्ता अपनाया और उसके पीछे छोड़ दिया एक सबसे खतरनाक स्पिरिट जिसे कच्चा कलवा के नाम से जाना जाता है। लेकिन शायद जो स्पिरिट उसके ऊपर छोड़ी गई थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी, क्योंकि जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने लोगों से सुना है, एक बार अगर किसी के पीछे ये कच्चा कलवा पड़ गया तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है और कुछ सिद्ध लोग ही ऐसा कर पाते हैं। शायद किस्मत से इनको जो साधक मिले वो बहुत सिद्ध थे और उन्हें पता था कि इसका पीछा उस चीज से कैसे छुड़ाना है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भंवर के पीछे एक कच्चा कलवा पड़ा था या फिर वो कोई साधारण आत्मा थी? और क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि जब आपकी किसी से लड़ाई हो तो उससे बदला लेने के लिए आप इस तरह से काले जादू का प्रयोग कर सकते हैं? अपने सवालों के जवाब, मेरे इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।